So hello everyone, welcome back to this lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 19 of the fluid mechanics video lecture series, and in this lecture we are going to start the second chapter of the first unit, that is pressure and its measurement. तो दोस्तों हम लोगों ने अभी यूनिट 1 का एक चैप्टर कंप्लीट किया है जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में जाना है, जैसे कि बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, वेपर प्रेशर, कैविटेशन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स थे जो कह सकते हो कि फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन था। मतलब कि अगर आपको जानना है कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है और हमें क्या पढ़ना है तो आप लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 18 तक आप देख सकते हो इसके पहले के लेक्चर्स, जिसमें मैंने चैप्टर 1 और बहुत थॉरली कवर किया हुआ है। कोई भी टॉपिक आई थिंक स्किप नहीं किया गया, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए गए हैं और सारे टॉपिक्स को बकायदा उसमें रखा गया है कंसाइज वे में। तो अब हम लोग चैप्टर 2 पे आते हैं जिसमें आप कह सकते हो कि प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसमें एक वर्ड आ रहा है प्रेशर, क्योंकि बाकी सब लोग आप लोगों ने कहीं कहीं पढ़ा होगा प्रेशर के बारे में, लेकिन क्योंकि भाई सब्जेक्ट शुरू किया है तो यहाँ पे आपको फिर से बताना ही पड़ेगा उसका। तो सबसे पहले अगर हम ऐसे लिखते हैं, एक ओवरव्यू दे देता हूँ फिर इस पे आता हूँ। तो देखो प्रेशर, सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर, मतलब प्रेशर क्या है और आप उसको कैसे, क्या चीजें आपको उसमें पढ़नी है। तो हमें इसमें बेसिकली देखना क्या होगा कि कोई भी रनिंग सिस्टम है, जैसे मान लो कहीं पाइपलाइन है या कुछ ऐसा है जिसमें पानी जा रहा है, ठीक, तो उस पाइपलाइन के अंदर कितना प्रेशर है, या आपका कोई वाटर टैंक है, कोई कंटेनर है जिसमें आप पानी रखे हो, तो उसमें कितना आपका पानी का प्रेशर उसके अंदर आ रहा होगा। ठीक है, मतलब जो भी प्रेशर, चाहे P इक्वल टू F बाई H, P बराबर हो GH, मतलब कहने का ये है कि आपको इसके बारे में स्टडी करनी है। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा है इट्स मेजरमेंट, तो यानी वो जो प्रेशर लग रहा है, चाहे उसके ऊपर, मतलब जो प्रेशर लग रहा है, या तो कोई पंप उसके ऊपर अपने से लगा रहा होगा, जैसे आपके घर में पंप होगा, मोटर वालों के जनरली मोटर कहते हो, तो जो पंप है या तो वो मतलब कहते हो कि आर्टिफिशियल मीन से प्रेशर लगाता है, और या तो वाटर का खुद का जो वॉल्यूम होगा, खुद का स्पेसिफिक वेट होगा, वो उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। तो कहने को दो चीजें यहाँ पे आपको हैं, एक प्रेशर बाय सेल्फ या लिक्विड इटसेल्फ, या कहते हो प्रेशर बाय आर्टिफिशियल मींस। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मेजरमेंट में बेसिकली हमें जो पढ़ना होगा वो आपको मैनोमीटर के बारे में पढ़ना होगा। मैनोमीटर एक डिवाइस होती है जिससे हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को मेजरमेंट कैसे होता है, हमें इसमें न्यूमेरिकल भी मिलते हैं ठीक ठाक। ठीक है, जैसे मैनोमीटर में आपके डिफरेंशियल मैनोमीटर आते हैं, सिंपल सिंगल कॉलम मैनोमीटर होगा, यूट्यूब मैनोमीटर होगा, तो ये सारे आपको इसके बारे में पढ़ने होंगे, मेजरमेंट्स के बारे में। लेकिन मेजरमेंट जिसका करना है तो हमें पहले जानना पड़ेगा कि प्रेशर क्या है। ठीक है, तो प्रेशर आप बहुत इजी समझते हो, ऐसे सिंपल अगर बताया जाए आपको कि जैसे मान लो कहीं कुछ ऐसे कंटेनर है एक, ठीक है, अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊं आपको, तो ऐसे मान लो कि कुछ कंटेनर है, इसमें ऐसे आपका लिक्विड फिलअप किया गया मान लो, ठीक है, और यहाँ हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, एक यहाँ पे एक एलिमेंट ए ले लेते हैं हम लोग, ठीक, जिसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ऐसे, ठीक है, ये वाला एरिया, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया DA। तो ये एलिमेंट के ऊपर जो एरिया है, अब इसमें क्या लग रहा होगा आपको, सोचो कि इसके ऊपर यहां तक आपका, मान लेते हैं ये आपका वाटर है, दिस इज वाटर, आई थिंक दिख रहा होगा सभी लोगों को ये चीज। तो ये वाटर है, इसी में एक एलिमेंट है, वाटर का एलिमेंट मान लेते हैं। तो अब प्रेशर क्या चीज होगा, सिंपल आप समझो, तो जैसे आप समझते हो दाब इसको कहा जाता है, दबाव। मतलब कहने का ये है कि जब हम किसी चीज के ऊपर वर्टिकली कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो उस फोर्स को अगर हम पर यूनिट एरिया काउंट करते हैं तो उसको लोग बोलते हैं प्रेशर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जैसे कोई बॉडी है, उसके ऊपर कोई वर्टिकल फोर्स लगेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, फोर्स हमेशा वर्टिकल लगेगा तभी वहां प्रेशर क्रिएट होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे मैं इस ब्लैक बोर्ड के सरफेस के हाथ से प्रेस कर रहा हूं, तो इस समय मेरा हाथ और ब्लैक बोर्ड का सरफेस क्या है, 90 डिग्री पे है, ठीक।
यानी यहाँ पे ये परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा होगा, तो हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस पे फोर्स ऐसे लगाता हूँ तो ये स्लाइड कराएगा इसको। समझ रहे हो बात को? जैसे आप जो कंप्रेस करना है, समझो कि बालू का ढेर है, उसको कहा जाए कंप्रेस करिए, तो आप उस पर जंप करोगे 5-6 बार तो वो कंप्रेस हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आप उसके ऊपर वर्टिकल फोर्स लगा रहे हो, यानी वर्टिकल फोर्स लगा रहे हो, जितने एरिया में लग रहा होगा दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। और फोर्स कौन सा होगा? दिस फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर आप बालू के ऊपर ऐसे दौड़ोगे, ठीक है, सामने बालू रखा है, दौड़ के आ रहे हो, तो वो कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि वहां आप अलोंग द सरफेस फोर्स लगा रहे हो। बात समझ आ रही है? जैसे हम इसको अपने हाथ को ऐसे इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इसको कंप्रेस नहीं कर रहा है, ये इसको ढकेल रहा है, लेकिन हम ऊपर प्रेस कर रहे हैं तो ये इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं डायग्राम से बता रहा हूं कि ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का एरिया कितना लिखा गया है? इस एलिमेंट का जो ये एरिया है, दिस एरिया इज dA। अब इस एरिया के ऊपर क्या लग रहा होगा? जितने भी ये लिक्विड हैं, इन सारे लिक्विड का जो वेट होगा, जो इस लिक्विड का वेट होगा, वो वेट इस सरफेस पे अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो दिस वेट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट पार्टिकल। मतलब इसको ऐसे आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे यहाँ पे? P इज इक्वल टू, अगर इस वेट को ऐसे मान लो कि इसके लिए हम लोग F लिखते हैं, dF एलिमेंटल F मान लेते हैं, तो dF इज इक्वल अपॉन dA, और ये हो गया dP। एलिमेंटल लेके चल रहा है, मतलब dF यानी एलिमेंट एक फोर्स का, dA एक एलिमेंटल एरिया, dP इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, मतलब एक एलिमेंटल प्रेशर। तो अगर इसको पूरे बॉडी पे लेना होगा, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू F बाई A। ये आप लोग बहुत से लोग पढ़े हुए कहीं ना कहीं, इसको ऐसा नहीं कि पहली बार आप पढ़ रहे हो, P इज इक्वल टू F बाई A, ठीक है, ये आप सभी लोग कहीं ना कहीं पढ़ते आ रहे हो। तो अगर इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, तो प्रेशर को क्या डिफाइन कर लोगे? लिख सकते हो आप, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। और ये फोर्स कौन सा होगा? ये हमेशा कह सकते हो आप परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ ये कंडीशन रहेगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब अगर मैं यहाँ एक डायग्राम बनाऊं ऐसे, तो ऐसे समझो कि ये आपका कोई एरिया है ऐसे, ठीक है, दिस इज एरिया L इंटू बी, ये एरिया हो गया, और इस एरिया के ऊपर ऐसे कोई एक फोर्स लग रहा है, दिस इज F, ठीक। तो इसका हमने नाम दे दिया एरिया A। तो प्रेशर क्या निकलेगा? दिस प्रेशर P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई A। P हम लोग स्मॉल p लिख के चलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रेशर के लिए हम नॉर्मली स्मॉल p ही यूज करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे यूनिट क्या निकल के आ गई आपकी? यूनिट क्या निकालोगे आप लोग? यहाँ देखिए, फोर्स किसमें होता है? न्यूटन। और अगर एसआई सिस्टम ले रहे हो तो यहाँ क्या रहेगा? एरिया हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में। तो एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ एक कॉलम बनाऊं यूनिट्स का इसका, तो आप ऐसे कह सकते हो यूनिट का, यानी पहला हम लिखते हैं अगर एसआई सिस्टम में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको नॉर्मली हम लोग पास्कल बोलते हैं, जिसको नॉर्मली हम लोग पास्कल बोलते हैं। यानी अगर कहीं न्यूमेरिकल में दिया है द प्रेशर एट सरफेस ऑफ लिक्विड 10 पास्कल, यानी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसका मतलब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल कहते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। इसके बाद अगर इसको हम लोग एमकेएस में रखेंगे, ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम में क्या हो जाएगा? फोर्स किसमें आता है? केजीएफ हो जाता है वहां पे। तो दिस इज किलोग्राम फोर्स पर
मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि 1 kgf इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका तीसरा आएगा, थर्ड वन इज सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड। तो सीजीएस में फोर्स होता है आपका डाइन में और लेंथ होता है मीटर में, तो यानी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो अगर इसमें अगर डाइन की वैल्यू लिखना हो तो क्या लिखते हो कि 1 डाइन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू होती है, यहां से आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और वो फोर्स कौन सा होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिस सरफेस पे लग रहा होगा उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक। तो फिर ये डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं स्मॉल पी से, दैट इज एफ एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यूनिट इसकी 3 हिस्सों में लिखी गई है, एसआई, एमकेएस, सीजीएस, क्योंकि न्यूमेरिकल में तीनों में से कुछ भी दे सकता है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और अगर कुछ नोट करना हो, डायरेक्ट कन्वर्जन देना हो तो लिख सकते हो 1 डाइन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, ठीक है। हाई केजी 1000 100 और माइनस जाएगा तो -5, यही चीज है भाई। ग्राम को क्या करोगे न्यूटन के लिए, केजी वाले न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ न्यूटन लिखा है, ये क्या होता है, न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो किलोग्राम है यहाँ ग्राम है, उल्टा जाएगा तो 1000 से डिवाइड होगा तब ये केजी में आएगा, ये 100 से डिवाइड होगा तब ये आएगा मीटर में, ठीक। तो 3 और 2 5 -5 न्यूटन हो जाएगा, मतलब ऐसे आप कन्वर्ट इसको कर सकते हो। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है प्रेशर का, सिंपल आप कहो। जैसे अब इसको मैं बताता हूँ, आप ऐसे देखो कि P इज इक्वल टू आपने F बाई ए रखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो, सिंपल कि P इज इक्वल टू F बाई ए है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एरिया ऑन द प्रेशर, ये क्वेश्चन उठता है ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एरिया ऑन प्रेशर। सोच के बताइए आप लोग कि अगर P बराबर F बाई ए, यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, तो फिर एरिया और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, सोचिए थोड़ा आप लोग। कुछ समझ में आया आप लोगों को? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, सभी लोग नेल यानी कांटी देखे होंगे सभी लोग, दीवार में आपको अगर कांटी से लगाना होता है तो क्या हैमरिंग करते हो, ठीक है। तो किस साइड हैमरिंग करते हो, कांटी है देखे हो सभी लोग, एक साइड पॉइंटेड होता है, एक साइड फ्लैट सरफेस होता है, तो पॉइंटेड वाला किधर रखते हो, दीवार क्यों रखा जाता है, और फ्लैट वाले पर हैमरिंग करते हैं, क्यों ऐसा करते हो, उल्टा क्यों नहीं किया जाता है। उल्टा करोगे तो क्या वो भाई दोनों ही तो स्टील का बना हुआ है, अगर स्टील का है या आयरन का है, मतलब जैसे भी समझो, तो दोनों हिस्सा तो उसी से बना हुआ है, तो क्यों पॉइंटेड वाले को सामने रखते हैं, क्योंकि जब पॉइंटेड वाला हिस्सा सामने रहेगा तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम हो जाएगा, और एरिया ऑफ कांटेक्ट जब कम हो जाएगा तो यहाँ फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, जो प्रेशर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दिख रहा है कि P अगर बढ़ेगा
तो एरिया घटना चाहिए, ठीक है। इसीलिए पॉइंटेड नेल हम रखते हैं ताकि हमारा प्रेशर ज्यादा लगे, ठीक है। उसी जगह पे आप एक आयरन रॉड ले लो, उसको दीवार में लगा के दिखाओ, एक लोहे की सरिया ले लो, उसको हैमरिंग करो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास सरफेस एरिया ज्यादा है, कांटेक्ट एरिया, तो वहां उतना प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा कि जितना वो इस दीवार में छेद कर सके, ठीक है। इसीलिए एक निडल जो होती है उसको हम लोग पॉइंटेड रखते हैं। पॉइंट रखने का मतलब क्या है? जैसे ये पॉइंटेड ऐसे रहेगा, जैसे मान लो ये ऐसे है, तो ये ऐसे अगर पॉइंट बनाया जाएगा तो यहाँ का एरिया क्या हो गया? इस पॉइंट का जो ए हो गया, दैट विल बी मिनिमम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी डिनोमिनेटर में एरिया है, तो अगर ये मिनिमम रहेगा तो P विल बी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ए मिनिमम तो P क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम, ठीक। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं कि जैसे आप लोग कहीं अगर कोई क्विक सैंड कंडीशन है, जैसे मान लो ऐसे क्या लोग दलदल जिसको कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो दलदल क्या होता है? पानी है, मॉइस्चर है, सॉइल है, और वो पूरा एकदम कह सकते हो कि एकदम मॉइस्चराइज हो गया है, ताकि पैर रखोगे तो पैर धस जाएगा आपका, होता है। ये देखते हो गांव वगैरह में या कहीं भी जहाँ कीचड़ होता है, गाड़ियां उसमें फंस जाती हैं, ठीक है। लेकिन ट्रैक्टर वगैरह आप देखते हो निकल जाता है आसानी से, देखियो ट्रैक्टर जल्दी नहीं फंसता है। गांव में देखते हो कि आप लोग जब खेतों में ट्रैक्टर चलता है, जब पानी पूरा भरा तब भी ट्रैक्टर वहां पे नहीं फंसता है, लेकिन आप बाइक लेके जाओगे या कार लेके तो वहां वो फंस जाएगा। वहां क्यों नहीं फंसता है? क्योंकि देखो जो उसका टायर होता है ट्रैक्टर का, उसका जो एरिया होगा, जो एरिया होता है, एरिया ऑफ टायर, वो क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक। एरिया ज्यादा होगा तो जो आपका प्रेशर लगना होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। भाई कांटेक्ट एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया ना। तो यहाँ जो ये एरिया है, अगर ये वैल्यू मैक्सिमम की ओर बढ़ रही है तो दिस P विल बी क्या हो जाएगा? दिस विल बी P विल बिकम मिनिमम। यानी अगर हमारा ऐसे कह सकते हो कि सरफेस एरिया मैक्सिमम है, यानी अगर हम A मैक्स रख रहे हैं तो उस समय P क्या हो जाएगा? P विल बी मिनिमम। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। इसीलिए जैसे आपको दलदल पे चलना हो तो अपने पैर में या जूते के नीचे आप लकड़ी का पटरा बांध लो, ठीक है, आसानी दलदल पार कर ले जाओगे, डूबोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका एरिया वहां पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल जिससे आप समझ सकते हो कि प्रेशर का वेरिएशन कैसे हो सकता है। टोटल डिपेंडेंट होता है कांटेक्ट सरफेस के ऊपर, कितना उसको एरिया मिल रहा है, कितना उससे हम वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका टोटल प्रेशर के बारे में डेफिनेशन है यहाँ पे। तो ये आपने नोट कर लिया प्रेशर वाले पे। अब इसी में आते हैं हम लोग इसके, कह सकते हो, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब आते हैं पास्कल्स लॉ के ऊपर, इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसके बारे में भी जान लीजिए क्या होता है, सबको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं रिवाइज करते चल रहा हूं आप लोगों को। ये आपका चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 1 का है, ठीक है, यूनिट नहीं चेंज हुई है, अभी हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स में ही है, ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स में ही बात चल रही है, और इसमें हम लोगों ने यूनिट सेम है, बस आपका कह सकते हो कि चैप्टर चेंज हुआ है। पहला बेसिक इंट्रोडक्शन था, अब धीरे धीरे हम लोग उसके लेवल के ऊपर जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, तो अब आते हैं अपना पास्कल्स लॉ के ऊपर। पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हो कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एक्टिंग इन अ डायरेक्शन
विल बी इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी सॉरी एक पॉइंट और, इन अ स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हिंदी में अगर बात करें तो किसी स्टैटिक फ्लूइड में अगर कोई फ्लूइड कहीं स्थिर है, उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उस फ्लूइड में अगर किसी भी एक डायरेक्शन में एक्स वाई जेड कोई प्रेशर लगा रहे होंगे तो वो हर डायरेक्शन में सेम डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे हम लोग कहें ना, फ्लूइड हैज अ कंटिन्यूम प्रॉपर्टी, फ्लूइड हैज शियर डिफॉर्मेशन, या कह दो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन फ्लूइड में होता है। तो उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए ये लॉ बनाया गया है कि अगर किसी भी एक कंटेनर में स्टैटिक फ्लूइड रखा गया है और उसमें किसी डायरेक्शन में अगर कोई प्रेशर लगता है तो वो सारे डायरेक्शन में बराबर होगा। मतलब अगर हम ऐसे कहते हैं सिंपल, जैसे मान लो एक हम ऐसे ट्रायंगल लेते हैं, ठीक, अगर इसको नाम दे देते हैं ऐसे आप लोग, x मान लो, y मान लो, ठीक है, इसको z मान लेते हैं ऐसे सिंपल। तो इसके अकॉर्डिंग आपका एलिमेंटल क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए आपका x वाले में आपका px लग रहा है, यहाँ आपका py लग रहा है, यहाँ आपका pz लग रहा है। मतलब क्या है कि अगर ये स्टैटिक फ्लूइड है, ठीक है, तो px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz होगा। यहाँ अगर लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz। ये आपका पास्कल लॉ स्टेट करता है। अगर नोट करना हो तो लिख लीजिए इसको, इट स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट, यहां लिख सकते हो द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, और सिंपली हम लोग कर सकते हो प्रेशर इन अ static fluid, in a static fluid is equal in all डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि अगर किसी स्टैटिक फ्लूइड में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ठीक है, यहां एक लाइन ये बढ़ा लीजिए, एट अ पॉइंट, ये छूट गया था, एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। मतलब अगर हमारे पास तीन डायरेक्शन है x, y और z, तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आप ये लिखोगे कि Px यानी प्रेशर इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू प्रेशर इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू प्रेशर इन z डायरेक्शन। ये होगा आपका पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग। अब इसको मैं समझा रहा हूं कि ये कैसे आप देख सकते हो। समझो ऐसे कि एक कंटेनर है, ठीक है, मान लीजिए ये दो कंटेनर हैं और यहां तक ये पैक्ड है पूरा ऐसे, ठीक। जैसे इंजेक्शन देखे हो लोग ना, इंजेक्शन में क्या होता है, प्लंजर होता है, ठीक। अब मान लेते हैं कि ये दो इंजेक्शन है, दोनों का साइज अलग अलग है, ठीक है। तो दो इंजेक्शन जैसे आप देखते हो ना, जो आप लोग को डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, तो इंजेक्शन से एक तो क्या आप लोग एक पाइप निकलती है जो ग्लूकोज वाली पाइप होती है। तो एक काम करो आप लोग, कभी करना है इसको, दो इंजेक्शन लेना और दोनों इंजेक्शन को जो ग्लूकोज वाली पाइप होती है दोनों को उससे जोड़ देना, ठीक है। होगा क्या, ये समझो ऐसे कि एक इंजेक्शन है, दूसरा है, ये हमने पाइप से उसको जोड़ दिया, ठीक। अब इसमें कोई इनकम्प्रेसिबल लिक्विड भर देना,
कोई भी इनकम्प्रेसिबल से मान लो वाटर, ठीक है। तो अगर इस पे आप कोई फोर्स F1 लगा रहे होगे यहाँ पे, ठीक, इसका एरिया कह सकते हो A1 होगा, और इसका यहाँ पे मान लो कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, कोई भी एक आपका कह सकते हो कोई एक आपने ब्लॉक रखा हुआ है, और इसका एरिया आप कह सकते हो दिस इज A2। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि F1 प्रेशर जो होगा ये इस एरिया A1 पे लग रहा होगा, फोर्स सॉरी। तो यहाँ पे जो P1 निकल के आएगा, दिस P1 इज इक्वल टू व्हाट, F1 अपॉन A1। और अगर ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, ठीक है, तो ये जो प्रेशर यहाँ जनरेट हुआ है ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा ट्रांसफर होगा बिना किसी लॉस के, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो यहाँ प्रेशर जनरेट होगा वो पूरा यहां से लेके यहां ट्रांसफर होगा बिना किसी लॉस के, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। क्यों? देखो ये किसमें लग रहा है, y में, फिर गया x में, फिर गया y में, समझे। अगर किसी एंगल में भी निकालते तब भी वही होता। और प्रैक्टिकली आप देख सकते हो कि दो इंजेक्शन को एक दूसरे से ज्वाइन कर दो किसी पाइप से, एक तो आप प्लंजर दबाओगे और अगर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड रखा गया है तो दूसरे का प्लंजर बाहर जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रेशर वो एब्जॉर्ब करेगा फिर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे ही आपने, जैसे इंजेक्शन में पानी भर दो, ठीक है, जैसे ही प्रेस करते हो नीडल से पानी निकलता है बाहर, ऐसा नहीं होता है, हाँ एयर निकाल लेना उसका, ठीक है। तो जैसे ही प्रेस करोगे तो जितना प्रेशर आप लगाओगे उतना लिक्विड बाहर आएगा। ऐसा नहीं होता है कि उसमें आप प्रेशर कुछ लगा रहे हो लिक्विड कम बाहर आ रहा है, ठीक है। मतलब मेरा कहने का ये है कि पास्कल लॉ ये कह रहा है कि अगर किसी एक डायरेक्शन पे किसी एक स्टैटिक फ्लूइड में जो कि इनकम्प्रेसिबल है उस रेफरेंस से, मतलब जितना प्रेशर हम लगा रहे हैं उस पे वो इनकम्प्रेसिबल है, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा, जितना प्रेशर वो क्रिएट कर देगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आप कह सकते हो सिंपल कि ये प्रेशर डायरेक्टली यहां तक ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, Px से Py गया, फिर Py से Px चला गया। अगर आप जेड में लेके जाते फ्रंट में तब भी वो वही होता, उसमें कोई चेंज नहीं आता। चेंज कब आता, जब यहाँ कहीं एयर भर देते, यहाँ अगर कोई एयर भर दोगे तो एयर कंप्रेस होगी तो कुछ लॉस होता, ठीक है, फिर ये ट्रांसफर करता। तो इस मैकेनिज्म पे आपने क्या देखा होगा कि जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम है, जैसे आप कार पंचर हो जाती है तो क्या करते हो, आप जैक लगाते हो नीचे, उसको कंप्रेस करते हो हाथ से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं वहां पे कि कंप्रेस करते हैं, पूरी की पूरी कार उठ जाती है। तो वहां क्या होता है, कौन सा फिनोमिना लगता है, आप खुद देखो कि यहाँ पे कितना कम फोर्स लगाते हो, वहां कार वैसे पूरी की पूरी उड़ जाती है, ठीक है। तो ये जो फर्क आता है वो A1 A2 का आता है कि आप एक छोटे से हैंडल से छोटे से एरिया में कितना प्रेशर लगाते हो, वो इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ पहुंचता है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक तरीके से। मतलब मेरा कहने का ये है कि हम केवल एरिया चेंज कर करके प्रेशर के अपने इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप समझो कि आप 10 न्यूटन का फोर्स, ऐसे समझो यहाँ का एरिया मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ का मान लेते हैं 5 मीटर स्क्वायर, दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर एरिया ये है और F1 की वैल्यू आपकी 1 न्यूटन है, तो इमेजिन करो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ का जो P1 आएगा दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक। अब ये यहाँ ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा P2, और अगर हम P2 निकालते हैं यहाँ से तो ये W रख देते हैं, तो यहाँ से P2 क्या आएगा, W अपॉन A2 आएगा, इसका नाम हमने W रख दिया। जैसे यहाँ F1 था, यहाँ अगर कंफ्यूजन हो तो F2 कर लो, सबसे अच्छा है F2 कर लो, ठीक है। तो P2 बराबर F2 अपॉन A2 हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, F2 अपॉन अगर A2 हो गया तो आप क्या करोगे, आप सोचो कितना प्रेशर यहाँ ट्रांसफर होगा। दिस अमाउंट ऑफ P1 विल बी इक्वल टू P2 अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, ठीक है। इसके लॉ के अकॉर्डिंग जो P1 होगा वो P2 के बराबर होगा। तो क्या करोगे यहाँ से,
ये हो गया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू F2 अननोन कर लेते हैं। यहाँ एरिया कितने का जा रहा है 5 मीटर स्क्वायर का। तो यहाँ से F2 कितना हो गया आप बताओ। F2 बराबर हो गया 5, इधर ऊपर जाएगा मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 न्यूटन। आपने क्या देखा, हम यहाँ कितने का फोर्स लगाए 1 न्यूटन का, पहुंच कितना रहा है 5 न्यूटन। ठीक है, पहुंच वो एक ही रहा है, लेकिन कंवर्जन कैसे हो रहा है, इसका एरिया 1 था, इसका एरिया 5 था। बात समझ में आई। यहां हमने कम एरिया पे, ठीक है, जितना फोर्स लगाया वो इस एरिया पे जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट और ज्यादा हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। एरिया के इनवर्सली है, एरिया कम था प्रेशर ज्यादा लग गया। ठीक, यहाँ एरिया ज्यादा था प्रेशर कम लग गया, लेकिन फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने देखा होगा कि पास्कल लॉ अकॉर्डिंग P1 इज इक्वल टू P2 हो गया, लेकिन F1 इक्वल टू F2 नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ एरिया चेंज कर दी। लगा रहे हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और उठा रहा है ये 5 कहते हो न्यूटन का। ठीक, तो ये इस पास्कल लॉ का एक तरीके से एग्जांपल भी है, और इसी बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम कोई न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना चाहें, अगर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करें ताकि ये टॉपिक यहाँ खत्म हो जाता है पास्कल लॉ वाला। पास्कल लॉ में आपको सिंपल क्या करना है कि कोई रैम, कोई प्लंजर, कोई हाइड्रोलिक कुछ भी देगा, जैसे एक तो जेसीबी होती हैं, उसमें क्या लगता है कि इधर आप लीवर प्रेस करते हो, वहां जाके आपको एक तरीके से प्रेशर मिल जाता है। ठीक, तो वो चीजें क्या बता रही है सिंपल, कि अगर कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कोई फोर्स लगाएंगे तो वो थ्रू आउट द लिक्विड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब कहने का ये है कि छत से लेकर के नीचे तक एक कॉलम में पानी भर दो, ठीक, ऊपर अगर आप 1 न्यूटन लगा रहे होगे तो नीचे वो 1 न्यूटन पहुंचेगा। अगर ये लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बताने की ये कोशिश कर रहा हूं, ये बॉटल है, इस पानी की बॉटल में अगर यहां तक पानी भर दिया गया है और हम यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो इसके बेस पे भी 1 न्यूटन पहुंचेगा, अगर इसके अंदर कोई कंप्रेसिबल फ्लूइड ना हो तो। ठीक है, मतलब अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो ये 1 न्यूटन का लगाने वाला फोर्स पूरा का पूरा नीचे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ये मतलब हो गया आपका पास्कल लॉ का डिफिनीशन। मतलब फोर्स चेंज कर सकता है, प्रेशर चेंज नहीं करेगा। देखो मैंने क्या कहा, Px इज इक्वल टू Py, मैंने ये नहीं कहा F1 इज इक्वल टू F2। ये कभी कंफ्यूजन मत रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर F1 इक्वल टू F2 कर दें, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि डिफिनेशन क्या कहता है, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर और प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। मतलब प्रेशर अगर किसी एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के किसी एक पॉइंट पे लग रहा होगा तो वो सारे हिस्सों में या सारे डायरेक्शन में समान डिस्ट्रीब्यूट होगा बिना किसी कन्वर्जन के। फोर्स में भी अल्टर, एरिया में भी अल्टर, दोनों चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रेशर चेंज वहां पे नहीं होगा। जैसे आपने देखा P1 निकाला गया, क्या आया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको कर दिया किसके बराबर P2, क्योंकि पास्कल लॉ क्या कहता है जितना यहाँ लगा उतना यहाँ पहुंच गया होगा, तो P1 बराबर P2 कर दिया। F1 चेंज हुआ नहीं, F1 1 था, यहाँ F2 आ गया 5 न्यूटन। लेकिन फिर अगर वापस यहाँ निकालोगे, देखो यहाँ पर फिर निकाला जाए, F2 5 है, A2 5 मीटर है, तो अगर हम P2 निकालते हैं तो P2 कितना आ जाएगा, F2 आया 5, A2 आया 5, फिर P2 कितना हो गया 1 हो गया, हुआ ना। यहाँ कितना लगाए थे 1 लगाए थे। तो यानी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में जितना प्रेशर एक पॉइंट पे लगाओगे थ्रू आउट द मास, जहां तक उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एक लाइन से लेके दूसरे एंड तक, उतना ही प्रेशर ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये स्टैटिक फ्लूइड की बात करते हैं और यही स्टेटमेंट होता है पास्कल लॉ का। ठीक, तो कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पास्कल लॉ, तो क्या डिफाइन करोगे, इधर पास्कल लॉ इज डिफाइंड एज the intensity of pressure or pressure acting at a point in a static fluid will be equal in
ऑल डायरेक्शन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी स्टैटिक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में, स्टैटिक फ्लूइड ब्रैकेट में डाल दीजिएगा इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल होगा तो फिर वो कंप्रेस करना जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, px यानी x डायरेक्शन का प्रेशर बराबर y डायरेक्शन के बराबर z डायरेक्शन के बराबर। तो ये हो गया पास्कल लॉ। नोट डाउन करना तो नोट कर लीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल लगवा देता हूं, ये वाला टॉपिक यहाँ खत्म हो जाएगा सिंपल, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर चलते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर, सिंपल न्यूमेरिकल जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन करिए आप लोग। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस, एक मिनट मैं लिखते हुए चलता हूं, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। ये लगा रहा है ना, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया है कि हाइड्रोलिक प्रेस, मतलब प्रेस मतलब एक जैसे आप प्रिंटिंग प्रेस समझते हो, तो वैसे ही प्रेस मतलब होता है दबाना किसी चीज को, मतलब एक हाइड्रोलिक है जो प्रेस है, मतलब जो दबा रहा है हाइड्रोलिकली किसी चीज को। जैसे आप कोई चीज दबाते हो हाथ से तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम दबा रहा है, जैसे भी समझते हो, जैसे भी जो कंप्रेस कर रहा है जो उठा करके, ठीक। तो हाइड्रोलिक प्रेस है, उसका जो रैम डायमीटर है, जो मतलब जिससे कंप्रेस हो रहा है, ये चीज रैम कहलाती है, ये जो है इसको हम लोग रैम कहते हैं, ठीक है। तो इसका कह रहा है हैविंग रैम डायमीटर, ये दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर, ये दे दिया आपका 20 सेंटीमीटर, और एक प्लंजर है जिसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर का, एक प्लंजर है, दोनों एक ही चीज है, रैम और प्लंजर, बस लोकेशन चेंज करें, नाम चेंज कर दिया है। प्लंजर है जिसका डायमीटर है आपका 3 सेंटीमीटर, मतलब इसको रैम कह लो और इस वाले को हम लोग प्लंजर कह लेते हैं, ठीक। एक को रैम कह लेते हैं, एक को प्लंजर। दोनों का मतलब ये है, जैसे इंजेक्शन में है ना, इंजेक्शन के पीछे एक प्लंजर होता है, सुई देखे हो, खींचते हो तो प्लंजर होता है पीछे, उसी प्लंजर की बात कर रहा है, ठीक है। उसी को रैम कह लो, उसी को प्लंजर कह लो, ठीक। रैम डायमीटर 20 सेंटीमीटर, प्लंजर डायमीटर 3 सेंटीमीटर। It is used for lifting a weight of 30 kilonewton. It is used for lifting a weight of 30 kilonewton. कितना वेट लिफ्ट करना है? 30 किलो न्यूटन, मतलब 30 किलो न्यूटन का वेट उठाना है, जिसके लिए एक हाइड्रोलिक प्रेस है जिसका रैम 20 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर कुछ वेट रख दिया गया है जिसको आपको उठाना है, ठीक। और क्वेश्चन का पूछा है फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड एट द प्लंजर, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड एट द प्लंजर, फोर्स रिक्वायर्ड एट द प्लंजर, ये क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, यहां में ब्लॉक रखा है तो इस वाले को हम प्लंजर बोल देते हैं, इसी डायग्राम से लेके चलते हैं।
इसको हम लोग बोल देते हैं प्लंजर, ठीक, और इसको रैम बोल देते हैं। नाम दोनों का एक ही है, मतलब ये एक है, बस समझ लेना ऐसे कि प्लंजर जिसको हम कंप्रेस कर रहे होते हैं, ऐसे सुई का प्लंजर होता है, नीडल का जो इंजेक्शन लगता है आपको, उसका प्लंजर ये होगा, इसको हम हाथ से दबा रहे हैं। आगे एक रैम है, मतलब समझो एक प्लेट है जिसके ऊपर प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है और उसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा गया है, उसको उठाना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं रिपीट कर रहा हूं। अ हाइड्रोलिक प्रेस has a ram of 20 centimeter diameter and a plunger of 3 centimeter diameter. It is used for lifting a weight of 30 kilonewton. Find the force required at the plunger. Find the force required at the plunger. मतलब क्या कह रहा है सिंपल आपके कि भाई एक कह सकते हो एक हिस्से में आपका कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, कोई प्लंजर है वो कुछ फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, एक हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर, और वहां पे उसके रैम पे कोई वेट रखा है जिसका वेट कितना है, यहाँ वेट दे दिया है आपका, ये दे दिया है 30 किलो न्यूटन, ठीक है। बाकी चीजें मैं रब कर देता हूं, जैसे ये हटा लीजिए, ये हटा लेते हैं, यहां से ये हट जाएगा, ठीक। तो जब हाइड्रोलिक प्रेस देगा, सिंपल आप ऐसे डायग्राम बनाइएगा, जब भी कोई बात करेगा प्रेस प्लंजर की, ठीक है, रैम प्लंजर कुछ भी बात करेगा तो दो डायग्राम बना लीजिएगा, एक साइड का नाम प्लंजर रखिएगा, एक साइड का नाम रैम रखिएगा। मतलब जिस एरिया के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं या जिस कॉन्टेक्ट एरिया से हम फोर्स को, किसी वेट को लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक। प्लंजर जिसपे फोर्स लग रहा है, रैम जिसपे वेट रखा गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेल्ड रख लेते हैं। तो जो प्लंजर डायामीटर है, यानी इसका डाया दिया हुआ है आपका डायामीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, और इसका डायामीटर दिया हुआ है आपका, कितना दिया है, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहां पे आप क्या करोगे, सबसे पहले हमें पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग ये लगेगा, तो यहाँ क्या करना, सिंपल, जो ये P1 यहाँ जनरेट होगा, यही P1 इस लिक्विड के थ्रू यहाँ ट्रांसफर होगा, ठीक। दिस P1 विल ट्रांसफर एट P2, ठीक, यानी P1 इज इक्वल टू P2, यही क्वेश्चन लगा के सॉल्व करना है आपको, सिंपल। तो अगर हम इसको यूज करते हैं, यहाँ कितना आ रहा है, ठीक, तो डायमीटर अगर आप देख रहे हो कि दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले काम यही करिएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 मीटर, और ये 0.03 मीटर। पहले ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट कर ले ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। डायमीटर दिया है तो यहाँ से A1 निकाल लो, तो A1 कितना हो जाएगा आपका, A1 इज इक्वल टू π/4 D1 स्क्वायर, यानी π/4, और ये हो गया D1 की वैल्यू 0.03 स्क्वायर। ये निकालोगे तो A1 निकल के आ जाएगा आपका 7.068 10 to the power minus 4, 7.068 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद आते हैं A2 पे, ठीक। A2 के लिए आपका एरिया लिया गया है 0.2, ठीक है, क्योंकि A2 कहाँ पे है, यहाँ पे है A2, ये आपका A2 होगा, ये वाला हिस्सा, और ये आपका A1। तो A2 के लिए क्या करोगे, π/4 0.2 स्क्वायर, ये निकल के आएगा 0.0314, 0.0314 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ का एरिया A1 निकल गया, यहाँ का एरिया A2 निकल गया। हमने प्लंजर का एरिया निकाल लिया, हमने रैम का एरिया निकाल लिया, क्योंकि हमें करना क्या है, प्रेशर एट प्लंजर इज इक्वल टू प्रेशर एट रैम अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। यही होता है कि क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ P1 इज इक्वल टू P2 होता है। तो यानी कंपेयर क्या करना है, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। हमने A1 A2 निकाल लिया। अब
यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, वेट दिया है, इसको मान लेते हैं F2 मान लेते हैं, ठीक है। उस वाले साइड में है तो उसको ये ध्यान देना किसको 1 मान रहे हो किसको 2 मान रहे हो। यहाँ डिवाइड कर लो ऐसे, इधर वाला सेक्शन 1 है इधर वाला सेक्शन 2 है, तो जो भी चीज आएगी A2 D2 F2 वो सब इधर वाला होगा, 1 वाले में A1 D1 F1 सब इधर आएगा। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग बस, ठीक। तो यहां से निकालते हैं P1, तो P1 क्या आ जाएगा F1 अपॉन A1। F1 हमारा अननोन है, A1 आपका दिया है 7.068 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये हो गया P1। ये किसके बराबर होगा, P2 के। और P2 कितना निकला है आपका, P2 बराबर है 30 किलो न्यूटन F2, यानी वैल्यू F2 कितनी है 30 किलो न्यूटन। तो किलो मतलब हो गया 1000, तो 30 10 टू दी पावर 3, ये हो गया न्यूटन में। एरिया इसका आया है 0.0314, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू P2 कर देना है सिंपल आपको, ये हो जाएगा F1 अपॉन 7.068 10 टू दी पावर -4 इज इक्वल टू 30 10 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 0.0314, ठीक। यहां से F1 निकाल लीजिए सिंपल, ये F1 निकालना है, इसको इधर भेज दोगे, ठीक। और इसको फाइंड आउट कर लीजिए कितना आ रहा है आपका, ठीक है। जब जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है वो आ रहा है 675.2 न्यूटन, 675.2 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। मतलब कि आपका देखो अरेंजमेंट करने से क्या फायदा होता है, एरिया घटाने बढ़ाने से। हमने क्या किया कि कम एरिया वाले पे ये डायमीटर था 3 सेंटीमीटर, तो हमने पतले एरिया पे कितना लगाया फोर्स 675.2 न्यूटन, 675.2 न्यूटन, याद रखिएगा 675 हमने लगाया कम एरिया पे। यहां हमने एरिया बढ़ा दिया तो हुआ क्या कि ये इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जितना यहां लगा था वो इस पूरे एरिया पे ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ रहा है क्यों ये बढ़ क्यों जा रहा है, क्योंकि पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग इतना प्रेशर यहां ट्रांसफर होगा, ठीक। अब मैंने क्या बताया कि जो प्रेशर है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, ठीक, लेकिन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है, ठीक। तो यहां पे जितना प्रेशर क्रिएट हुआ ये प्रेशर थ्रू आउट द स्पेस ट्रांसफर होकर इस पूरे एरिया पे आ गया, ठीक है। अब प्रेशर कांटेक्ट एरिया पे लग रहा है पूरा का पूरा, तो ये समझो ऐसे कि F1 हम लगा रहे हैं कितना 675.2 न्यूटन, लिफ्ट कितना कर रहा है 30,000 न्यूटन यानी 30 किलो न्यूटन। बात समझ में आ रही है कि अब आप लोग अपने कार जब पंचर होती है तो जो हाइड्रोलिक जैक यूज करते हो उसको हम लोग इतनी आसानी से हाथ से ऑपरेट क्यों कर लेते हैं, हम एक सिंगल हैंड से उसको प्रेस करते हैं इस तरीके से और पूरी की पूरी कार लिफ्ट हो जाती है। वहां भी यही सेम मैकेनिज्म लगाया जाता है, ठीक है। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इनिशियल एरिया कम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो भी हम प्रेशर क्रिएट करेंगे वो मैक्सिमम मिलेगा हमें वहां पे, ठीक। अब वो ट्रांसफर करके आगे एरिया बढ़ा देते हैं, जैसे समझो ऐसे कि पतले पॉइंट से हम प्रेशर ट्रांसफर कर रहे हैं, आगे जाके एरिया चौड़ा कर दिए हैं, तो ये पूरा प्रेशर उस एरिया पे जाकर फैल गया। समझ रहे हो, मतलब कि एक आदमी एक जगह खड़ा था, ठीक, उसका प्रेशर जो ट्रांसफर हुआ उसको हमने इस पूरे रूम में हर जगह ट्रांसफर कर दिया, तो प्रेशर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। सोचो ऐसे हमारा वेट मान लेते हैं 65 केजी है फॉर एग्जांपल, हमारा जो प्रेशर लग के आ रहा है वो निकाल लीजिए, और उस प्रेशर को हमने क्या इस पॉइंट पे लगाया। अब ये पूरा प्रेशर आपका इस पूरे फ्लैट रूम में जाके हर जगह ट्रांसफर होने लगा। तो बट ऑब्वियस है कि जब एक ही प्रेशर हर जगह लगेगा तो उसकी अपलिफ्ट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक। तो यहाँ क्या था, एक छोटे से एरिया में इतना प्रेशर जनरेट हो रहा था, इसको हमने बड़े एरिया फैला दिया तो पूरा पूरा प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से 675 का इनपुट दे रहे हैं और 30,000 न्यूटन हम उठा रहे हैं। दिख रहा है डिफरेंस आपको। तो ये होता है कि जिससे आप हाइड्रोलिक जैक बनाते हो, रैम बनाते हो, जिससे आप लोग आसानी से कोई भी चीज लिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा पास्कल लॉ पे उस पे काम करता है। अब बस आपको कंफ्यूज नहीं होना न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल में ये रैम और प्लंजर कहेगा तो
बस ध्यान ये देना है कि नाम से नहीं कंफ्यूज होना है। यहाँ प्लंजर माना ठीक है, यहाँ मान लिए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि कहाँ पे क्या रखा है। हो सकता है कह दे कि एक प्लंजर पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो रैम कितना लिफ्ट करेगा उसकी एरिया इतनी दे दी गई है, ठीक है। तो आपको बस ये करना है कि प्लंजर वाले से जितना रिलेटेड क्वेश्चन डाटा दिया है वो इधर, और रैम वाला डाटा इधर कर देना है, ठीक है। उसको मिक्सअप मत करिएगा। अब आपका मन करे प्लंजर वाला सेक्शन इधर बना दीजिए, रैम वाला सेक्शन इधर बना दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन डाटा रैम का उधर, रैम प्लंजर का ऐसे रखिएगा, मतलब जिसका जो डाटा दिए वो वहां रखिएगा, जिससे क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक। तो आई थिंक ये आपको समझ में सभी लोगों को आ गया होगा, पास्कल लॉ क्या होगा, प्रेशर क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद का टॉपिक है आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड के टर्मिनोलॉजी से, क्योंकि जो हमने P इक्वल टू F बाई पढ़ा है, बाई A पढ़ा है, वो एक तरीके से एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया है। मतलब देख रहे हो ना कि ये एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया है, यहाँ कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सीधे यहाँ पहुंच जा रहा है। अब हमें पढ़ना है कि फ्लूइड के अंदर कुछ लग रहा हो तो क्या होगा, मतलब समझ रहे हो। अभी हमने क्या पढ़ा, यहां से एक्सटर्नल फोर्स लगा, यहां से एक्सटर्नल वेट उठ गया, इस पूरे लिक्विड यानी ये वाटर है, इसमें ना कोई चेंज आया, ना इसमें कोई कन्वर्जन हुआ, ना इसमें कोई ऐसा कुछ आया कि बढ़ गया घट गया, ये चीजें ठीक है, सेम है। लेकिन इसके बाद भी कुछ प्रेशर होता है, जैसे आपके घर पे पानी की टंकी रखी है छत पे, तो वो कुछ ना कुछ प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से पानी नीचे टैप में, आपके किचन में, आपके बाथरूम में पानी पहुंचता है किसी प्रेशर से। आप वो प्रेशर फील भी करते हो, टैप ओपन करते हो, हाथ लगाओगे तो कुछ प्रेशर महसूस होता है आपको वहां पे, ठीक है। अगर वो पानी खत्म हो जाएगा तो प्रेशर बहुत कम हो जाता है, तो वहां क्या आता है, लिक्विड के वेट का प्रेशर वहां लगने लगता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी प्रेशर का एक और जो है, जो कि इंटरनल असेसमेंट होता है प्रेशर का, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ, कि अगर कोई लिक्विड स्टैटिक अवस्था में कहीं रखा हुआ है तो वो कितना प्रेशर बढ़ा रहा होगा, कितना ट्रांसफर कर रहा होगा, कैसे वो चीज बढ़ घट रही होगी, ठीक। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 20 में, जिसमें हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे। तब तक आप लोग पास्कल लॉ का डिफिनीशन और कुछ न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा, इस पे इतने ही क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में आते हैं, यही सेम रहेगा, रैम प्लंजर वाला कुछ रहेगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन और भी होंगे तो ट्राई करिए क्वेश्चन और लगाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।